नमस्कार दोस्तों, सीसी के साइड लाइव एडुसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने पिछले कुछ सेशन से हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत कई लेक्चर्स आप सभी के लिए आयोजित करते आए हैं। उम्मीद करते हैं कि इन लेक्चर से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास इस पर आप विशेष जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। तो मित्रों, बताना चाहेंगे कि यह हमारा छठा लेक्चर है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और इस सीरीज़ के अंतर्गत हम आज भी यही कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। और इस लेक्चर के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरीश कुमार सेठी। डॉक्टर हरीश कुमार सेठी असिस्टेंट हैं स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग इग्नू में। तो आइए डॉक्टर सेठी का स्वागत करते हैं और इन्हीं के माध्यम से इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर सेठी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका जी। अपने पिछले व्याख्यानों में हमने हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर लगातार चर्चा जारी रखे हुए हैं और उस चर्चा को जारी करते हुए हमने इस उद्भव और विकास को विभिन्न कालखंडों में विभाजित करके देखा है और हम आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल के संदर्भ में जो है चर्चा कर चुके हैं और आधुनिक काल को भी हम आगे बढ़ाते हुए हम उसको विभिन्न उपवर्गों में विभाजित करते हुए देख रहे हैं। जैसे कि पहले हमने आदिकाल, मध्यकाल के संदर्भ में भी देखा है और आधुनिक काल में जब हम देखते हैं तो हम जो चर्चा कर चुके हैं और पहले से ही वह ये रही है कि हम 1947 से 1990 तक की अवधि पर विचार विमर्श कर चुके हैं और इस दौरान हमने जो बताया था कि इस अवधि में हमारे देश की आज़ादी सबसे प्रमुख जो है एक घटना रही है और इस आज़ादी के बाद भारत जब गणतंत्र बना, भारत ने अपना संविधान बनाया और उस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। लेकिन ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली थी, ये द्विराष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर हमें मिली थी। पर उसके बाद भी हमने देश में ये भी देखा कि रियासतों और ज़मींदारी प्रथा को हटा दिया गया, उसको उन्मूलन कर दिया गया और साथ ही देश पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में विकास की दिशा में आगे बढ़ा। संविधान को लागू करना हिंदी भाषा के संदर्भ में एक विशेष जो है प्रयास हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसके संविधान के 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेदों में इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। 343 में जो प्रावधान किया गया उसके आधार पर आगे चलकर राजभाषा अधिनियम 1963 में बना, जिसे बाद में 1967 में संशोधित किया गया था और इस संशोधन के बाद देश में राजभाषा के संदर्भ में ये स्थिति बन चुकी है कि कुछ एक विशेष प्रकार के जो दस्तावेज़ कहें हम प्रशासन के क्षेत्र में उपयोग होने वाले हैं, उनको द्विभाषिक रूप में जारी किया जाता है। ये व्यवस्था राजभाषा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 में की गई है। इसी क्रम में हमने ये भी चर्चा की थी कि 1976 में राजभाषा नियम बनाया गया, जिसे 1987 में संशोधित किया गया था। राजभाषा नियम के आधार पर पूरे भारत को भाषाई संदर्भ में जो है हम कह सकते हैं कि देश को क, ख और ग भागों में बांटा गया था। क क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। वहीं खा क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र जो है ये भी शामिल है। शेष सभी हिंदीतर भाषी संघ राज्य क्षेत्र तथा राज्य ग श्रेणी में आते हैं। ग के अंतर्गत हम मुख्य रूप से जो एक तरह से संकेत के रूप में कह सकते हैं कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्य और पूर्व तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के असम, नागालैंड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्र जो है शामिल है। एक विशेष स्थिति ये भी रही है, आधुनिक काल को जब हमने विभाजन करते हुए देखा था उपवर्गों में, तो
पहला विभाजन का आधार जो हमने लिया था वह था देश की आज़ादी, तो 1947 तक की अवधि को लिया था। उसके बाद जो विकास क्रम शुरू हुआ और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो उन्नति हुई, उस आधार पर हमने 1990 तक की अवधि को इसमें शामिल किया था। और ये अवधि हमने इसलिए निर्धारित की थी क्योंकि 1990 के बाद देश भूमंडलीकरण के दौर से गुजरने लग गया। हालांकि 1990 से पहले भी हम देखते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश में काफ़ी विकास हुआ, और इस संदर्भ में प्रयास करते हुए हमने ये भी देखा कि राजभाषा को जब व्यवहार में लाने के लिए तकनीकी आवश्यकता पड़ी तो टाइपराइटर जैसी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, टेलेक्स मशीनें आदि के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति हुई थी। लेकिन भूमंडलीकरण के दौर में एक विशेष प्रकार की हमें जो है प्रगति और विकास देखने को मिलता है, और इसके संदर्भ में हम हिंदी पर जब विचार करते हैं तो हमें कई आयाम जो हैं नज़र आते हैं। वहीं हमने ये भी देखा था कि 1990 से पहले जो है भाषा के आधुनिकीकरण और मानकीकरण के जो है दिशा में भी प्रयास किए गए। इस संबंध में केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय हिंदी संस्थान जैसे शिक्षण संस्थानों की भी स्थापना की गई थी। और साथ ही हमने ये भी देखा कि पारिभाषिक शब्दावली के संदर्भ में जहाँ वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को दायित्व सौंपा गया ताकि भाषा का आधुनिकीकरण और मानकीकरण हो सके, वहीं केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के संदर्भ में कहीं वर्तनी के मानकीकरण पर भी विशेष प्रयास किए थे। अभी भी हम ये देखते हैं कि आगे चलकर हम चर्चा करेंगे कि कंप्यूटर के संदर्भ में भी हमें इसी प्रकार के मानकीकरण की और अधिक आवश्यकता है। आज हम अपने व्याख्यान को भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी भाषा के विकास के संदर्भ पर केंद्रित करके चल रहे हैं। जब हम भूमंडलीकरण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा सा प्रश्न ये उठता है कि भूमंडलीकरण है क्या। भूमंडलीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन, और इसके लिए हमें कई शब्द जो हैं देखने सुनने को मिलते हैं, जैसे वैश्वीकरण, संसारीकरण, सर्वव्यापीकरण, विश्वग्राम, खगोलीकरण, जगतीकरण आदि। लेकिन मुख्य रूप से प्रचलित शब्द जो है भूमंडलीकरण है या फिर वैश्वीकरण। हम इसका अर्थ को व्यक्त करते हुए ये कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण कराने की प्रक्रिया है। इसके लिए व्यापार और वाणिज्य पर विभिन्न प्रकार के जो प्रतिबंध होते हैं उनको हटाने के प्रयास होते हैं, और वस्तुओं और सेवाओं का ज़्यादा विदेशी भागीदारी की कोशिश जो है इस क्षेत्र में की जाती है, ताकि इस तरह के जो प्रतिबंध हैं वस्तुओं और सेवाओं पर वो भी जो है ख़त्म हो जाए और विदेशी भागीदारी जो है बढ़ती रहे। लेकिन हमें ये भी ध्यान देकर चलना होगा कि भूमंडलीकरण जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं है, और ना ही ये भारतीय आध्यात्मिक विचार चिंतन जो है वसुधैव कुटुंबकम की धारणा उससे भी ये थोड़ी भिन्नता रखती है। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात है, इसकी प्रक्रिया में राष्ट्रों की सीमाओं को बनाए रखा जाता है, जबकि भूमंडलीकरण में सीमाओं का एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई स्थान नहीं रह जाता है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि भूमंडलीकरण की अवधारणा का जो है मिथक क्या है और यथार्थ क्या है। जब हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण के लिए विश्वग्राम की बात तो की जाती है, और उस हिसाब से होना ये चाहिए कि पूंजी और श्रम का जो है भी भूमंडलीकरण हो, ताकि आवाजाही जो है दोनों तरफ से बनी रहे। लेकिन स्थिति ये है कि पूंजी का तो भूमंडलीकरण हो जाता है, पर श्रम का भूमंडलीकरण के संदर्भ में जो है वैसी स्थिति नहीं है जैसे कि पूंजी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रहती है कि भूमंडलीकरण की जो मिथक है वो ये बताता है कि सरकार का काम सिर्फ देश की बाहरी सीमाओं की जो है रक्षा करना है, बाकी सब काम जो है वो निजी क्षेत्र के संदर्भ में भी शुरू रहे। और साथ ही ये भी हम देखते हैं कि मूलतः इसे हम अमेरिकी विचारधारा कह सकते हैं या पश्चिमीकरण करने की विचारधारा।
इस तरह भूमंडलीकरण के जो मुख्य रूप से तत्व नजर आते हैं उसमें निजीकरण जैसे प्रयास शामिल हैं, उसमें उदारीकरण की प्रक्रिया भी शामिल है। उदारीकरण करते समय जो है ढांचागत समायोजन कार्यक्रम यानी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जैसे प्रयास किए जाते हैं। वहीं भूमंडलीकरण में चयन की प्रक्रिया को भी महत्व दिया जाता है, अर्थात चयन ही के लिए आपको सुविधा मिल रही है, तरह तरह की एक ही चीज़ के लिए आपको तरह तरह के ब्रांड आदि उपलब्ध हो रहे हैं और इससे नतीजा ये होता है कि प्रतियोगी परिवेश का जो है निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया में हम ये भी देखते हैं कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन को भी लाना होता है देश के भीतर जाके। इस तरह भूमंडलीकरण में हम इन सभी तत्वों का समावेश देखते हैं और इन तत्वों के आलोक में जो है हम पूरी की पूरी अवधारणा को भूमंडलीकरण की अवधारणा कह सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि इसमें जहाँ निजीकरण और उदारीकरण जैसे प्रयास शामिल हैं, वहीं हम देखते हैं कि बाजारवाद के तत्व भी शामिल हैं और प्रतियोगी परिवेश जो निर्मित होता है और उस परिवेश को निर्मित करने के लिए हमें प्रौद्योगिकी स्तर पर जो है देश में परिवर्तन लाने होते हैं। वहीं हम ये भी देखते हैं कि भूमंडलीकरण के जो है सरोकार अर्थव्यवस्था से लेकर संस्कृति तक हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यानी संस्कृति के संदर्भ में भी हम देखें तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक पक्ष जहाँ शामिल है, राजनीतिक पक्ष शामिल है, वहीं संस्कृति के संदर्भ में हमें सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष भी शामिल नज़र आते हैं। अर्थात इन सभी क्षेत्रों पर हमें भूमंडलीकरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया जो है हालांकि तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है शुरू हुई थी, पर इसका हम थोड़ा पीछे इतिहास की तरफ देखें तो 18वीं शताब्दी में एडम स्मिथ नाम के जो एक अर्थशास्त्री हुए हैं, हालांकि वो उनका विषय अर्थशास्त्र नहीं था, पर उन्होंने जिस तरह से लेसेस फेयर की यानी हस्तक्षेपवादी नीति की जो परिकल्पना प्रस्तुत की थी, वो एक प्रकार से हम भूमंडलीकरण की ही परिकल्पना मान सकते हैं। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर साम्राज्यवादी दौर चला। साम्राज्यवादी दौर में विभिन्न देश जो है उपनिवेशवाद की हम ये कह सकते हैं चपेट में आ गए थे। इस तरह का जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद फैला था वो भी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ था और उस प्रक्रिया में हमें अंग्रेज़ी भाषा जो है भूमंडलीकरण की भाषा के रूप में नज़र आती है। लेकिन एक विशेष बात ये थी कि वह जो है भूमंडलीकरण उत्पादक भूमंडलीकरण था, अर्थात वो प्रोडक्टिव ग्लोबलाइजेशन था। पर आज का जो भूमंडलीकरण है वो वित्तीय जो है भूमंडलीकरण है। वित्तीय का अर्थ यहाँ पर ये है कि ये फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन है। इसमें वित्त के आधार पर जो है हम ये कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया चल रही है। और इस वित्तीय भूमंडलीकरण में जो है हम ये देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों आदि का जो है बोलबाला है। ये एक तरह से बंडलिंग ऑफ अमेरिका जो है ये हम आमतौर पे इसको इस अर्थ में भी ले लेते हैं। भूमंडलीकरण के संदर्भ में जहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसके सामाजिक सांस्कृतिक आदि सरोकार है, वहीं पर भाषा का भी साम्राज्यवाद फैलने का जो है स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है। भाषा के साम्राज्यवाद का अर्थ ये है कि एक ही भाषा की एक तरह से जो है परिव्याप्ति हमें चारों ओर नज़र आती है। वैश्विक पटल पर उसका जो है हम ये कह सकते हैं कि बोलबाला नज़र आता है। इस कारण कई लोग तो ये कह देते हैं कि अंग्रेज़ी जो है विश्व भाषा बनी हुई है। सच्चाई ये है कि जिस तरह से हम भूमंडलीकरण के दौर में भाषाई वर्चस्व की स्थिति देख रहे हैं, उसमें हमें अंग्रेज़ी छाई हुई नज़र आ जाती है। और ख़ास तौर पे हम देखें तो इंटरनेट जैसे क्षेत्र में हमें यह साफ तौर पर नज़र आता है कि अंग्रेज़ी का ही वर्चस्व बना हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर वेबसाइट्स जो हैं अंग्रेज़ी भाषा में ही हमें उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर जो सामग्री है वो अंग्रेज़ी भाषा में नज़र आती है, पर स्थिति
ये नहीं है। स्थिति का उज्जवल पक्ष ये है कि निरंतर अन्य भाषाएं भी इस दिशा में प्रगति कर रही हैं और अधिक इसमें जो है इंटरनेट के जरिए जो है अपनी भाषाओं में भी हम ये कह सकते हैं कि सामग्री उपलब्ध करा रही हैं। और इससे हमें ये स्थिति स्पष्ट रूप से नज़र आती है कि भाषाई वर्चस्व उस तरह से नहीं है जैसा कि एक तरह का मिथक थोड़ा बनना शुरू हो चुका था। हम ये भी देखते हैं कि अंग्रेज़ी भाषा स्वयं में भी उसको चुनौतियां मिल रही हैं, क्योंकि जो अंग्रेज़ी का जो मुहावरा है वो नया मुहावरा बनता जा रहा है और हम ये कह सकते हैं कि व्यवहार में अंग्रेज़ी भी अपनी जो है मूल संरचना में, शैली में एक तरह से नए दौर से गुज़र रही है। जैसे हम देखते हैं कि मोबाइल की भाषा में CU जैसे C और U का प्रयोग कर लेना SEE और YOU के लिए, ऐसे ही और भी बहुत से प्रयोग मिलते हैं। और साथ ही फॉर के लिए जो FOR के लिए संख्यात्मक शब्द जो है 4 को लिख देना, ये भी अंग्रेज़ी भाषा में व्यवहार में हम देखने को हमें मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ भाषाई साम्राज्यवाद की स्थिति बनी हुई है वहाँ अंग्रेज़ी खुद भी अपने में जो है उसे एक तरह से हम ये कह सकते हैं चुनौती भी मिल रही है और साथ में अन्य भाषाओं में भी इस संदर्भ में काफ़ी विकास और प्रगति हो रही है। भूमंडलीकरण के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं तो हमें भाषा, हमारी जो हिंदी भाषा है उसके विकास का विस्तार भी हमें स्पष्ट रूप से नज़र आता है। हिंदी भाषा का भूमंडलीकरण के दौर में एक भिन्न प्रकार से विकास हुआ है और ये हम कह सकते हैं कि इसका विकास जो है सिर्फ देश के संदर्भ में नहीं बल्कि वैश्विक पटल पर भी हमें नज़र आता है। खास तौर पे हम देखें तो भूमंडलीकरण के दौर में भाषाओं की अस्मिता पर कुछ संकट गहराने की प्रश्न भी उठाए जाते हैं। भाषाओं के विविध संसार में उपयोगितावाद और उपभोक्तावाद की जो घुसपैठ बन चुकी है उसके कारण छोटी छोटी भाषाओं को एक तरह से घुन लग गया है। हम इसे ये कह सकते हैं कि छोटी भाषाओं की अस्मिता पर संकट जो है ज़्यादा गहरा रहा है। और दूसरा पक्ष ये भी है कि जो अपेक्षाकृत अधिक व्यवहार की भाषाएं हैं या हम ये कह सकते हैं कि वे जो बड़ी भाषाएं हैं उनका प्रभाव दिनों दिन व्यापक हो रहा है। यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है और इसके समक्ष जो है क्या हिंदी भी इस चुनौती का सामना कर रही है और क्या नई तरह से चुनौती दे रही है, इस पर जो है हम विचार करें तो वस्तुस्थिति यह हम पाते हैं कि भूमंडलीकरण के दौर में जो संकट है उसमें भले ही कई भाषाएं या बोलियों का जो है विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई हों, लेकिन हिंदी में इस प्रकार की जो है स्थिति नहीं है। विश्व की प्रमुख भाषिक प्रवृत्तियों का गहनता से अध्ययन करने वाले ब्रिटिश लैंग्वेज कंसल्टेंसी कंपनी मिल्टन केन्स के निदेशक और भाषाविद डेविड ग्रेडल का तो यह कहना है कि आने वाले 50 वर्षों में हिंदी विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बन जाएगी, अंग्रेजी और चीनी से भी अधिक बोली जाने वाली भाषा। सच्चाई यह है कि भूमंडलीकरण हिंदी में नई ऊर्जा और विवेक का संचार कर रहा है। ऐसे में हिंदी और अधिक सशक्त होकर उभरेगी, इसका विकास का मार्ग जो है प्रशस्त होगा। आप इसे आशावादिता कह सकते हैं, लेकिन इस बार आशावादिता का भी एक आधार है और वो है हिंदी की अपनी अंतर्निहित शक्ति और सामर्थ्य। हालांकि भूमंडलीकरण के चलते सूचना क्रांति जैसे क्षेत्रों में हिंदी के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं, किंतु ये आतंकित नहीं करने वाली स्थिति है। हिंदी पहले भी कई संकटों संक्रमणों के दौर से गुजरी है, इसने कई चुनौतियों का सामना किया है। पिछली शताब्दियों में फारसी और अंग्रेज़ी के दबाव भी हिंदी झेल चुकी है। अंग्रेज़ी का दबाव तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्तमान में भी बना हुआ है, लेकिन इन स्थितियों के को बावजूद हम ये देखते हैं कि हिंदी उत्तरोत्तर विकास कर रही है और वह निखर कर संवर कर हमारे सामने आ रही है। विशेष बात ये भी रही है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो है हिंदी राष्ट्रीय चेतना की भाषा बनकर उभरी और इसने देश को
जो है चेतना के स्तर पर एक सूत्र में बांधने का काम किया था। राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में उस दौरान स्वीकार किया था। आज़ादी के बाद इसके विस्तार का ध्यान रखा गया था, किंतु विशेष बात यह भी थी कि इसे थोपने की जो है कोई प्रवृत्ति नहीं रही है। कहने का अभिप्राय ये है कि इसके विकास के लिए तो प्रयास किए गए, पर किसी पर इसे थोपा नहीं गया है। आदान प्रदान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बल देकर हम ये देखते हैं कि हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रयास किए गए। हालांकि आज़ादी के बाद हिंदी प्रयोग के लिए 15 वर्ष का जो समय निर्धारित किया गया था, वो हम कह सकते हैं कि कुछ हितकारी नहीं रहा, क्योंकि 1965 तक आते आते राष्ट्रीयता का जोश जो है थोड़ा ठंडा पड़ गया था और राष्ट्रीयता की प्रतीक हिंदी भाषा जो है वो राजनीति का अस्त्र बन गई। किंतु इस दौरान भी हिंदी उभर कर सामने आई थी। आज हिंदी एक समर्थ मानक भाषा का रूप ले चुकी है। भारतीय परिदृश्य में है हम ये देखते हैं कि हिंदी व्यापकतर भूमिका निभा रही है, चाहे वो विज्ञान या प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, वाणिज्य व्यापार का क्षेत्र हो या फिर अन्य विशेषीकृत क्षेत्र ही क्यों ना हो। इसमें हिंदी के प्रयोग में हमें स्पष्ट रूप से वृद्धि नजर आती है। आज हिंदी इतनी शक्ति और सामर्थ्य धारण कर चुकी है कि भाषाई साम्राज्यवादी भूमंडलीकरण की चुनौती का सामना करने में ये अपने आप में सक्षम है। जब हम भूमंडलीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी पर विचार करते हैं तो ये देखते हैं कि भारत की ज्ञान विज्ञान, वाणिज्य व्यापार, रक्षा अनुसंधान आदि अनेक क्षेत्रों में हिंदी का जो विकास हुआ है उसने विकसित और विकासशील देशों को काफ़ी प्रभावित किया है। हम ये देखते हैं कि जिस तरह से विकास देश में चल रहा है, प्रौद्योगिकी के स्तर पर, वाणिज्य व्यापार के स्तर पर या फिर हम रक्षा अनुसंधान में जिस तरह से आत्मनिर्भर बन रहे हैं और बने हैं, वे हमें दूसरों के समक्ष जो है एक हम ये कह सकते हैं कि शक्ति के रूप में देश को खड़ा कर रही है और इससे अन्य विकसित और विकासशील देश भी खूब प्रभावित हो रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत परमाणु शक्ति संपन्नता और सुपर कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में भी अपना सिक्का जमा चुका है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बल पर भारत जो है एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। इस स्थिति ने हम ये भी देखते हैं कि देश में बाजारवाद को बढ़ावा दिया है और जिसका नतीजा यह भी नज़र आता है कि विदेशी पूंजी निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत की ओर उन्मुख हो रही हैं। वे भारत को मजबूत बाजार के रूप में देख रही हैं। तो बाजारवाद का तत्व जो है भूमंडलीकरण से ही जुड़ा हुआ है। इसी तरह से हम ये भी देखते हैं कि भूमंडलीकरण में निजीकरण का जो प्रभुत्व बढ़ा है और उसमें उत्पाद को स्थानीय भाषा के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की दृष्टि रहती है। इस संदर्भ में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आदि जो हैं वो हिंदी को नज़रअंदाज करके नहीं चल रही हैं। उसका कारण ये है कि उत्पादक का सरोकार केवल क्रेता की भाषा संस्कृति से नहीं है, उसे सिर्फ अपने उत्पाद की बिक्री से मतलब है। उत्पाद की बिक्री के लिए वो भाषा को माध्यम बनाता है और वह स्वाभाविक है कि भाषा विक्रेता की भाषा होगी, क्योंकि कंपनियों को अपनी भाषा यानी क्रेता की भाषा से कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ बाजार पर कब्जा करने के लिए अपनी भाषा के स्थान पर विक्रेता की भाषा को ही अधिक महत्व देते हैं। विभिन्न संचार माध्यमों में हिंदी का इसी कारण जो है हम देखते हैं प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तो मीडिया की भाषा हिंदी ही है। फिर भी हमें यह ध्यान रखना होगा कि हिंदी की कमाई की भाषा तो है, पर उस पर नियंत्रण अंग्रेजी वालों का ही है और यह नियंत्रण जो है अपनी भाषा भी और संस्कृति को भी गाहे बगाहे थोपता चलता है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में भाषा का विकास प्रयोग दृष्टि से संख्या बल पर आधारित होता है। हिंदी का प्रयोक्ता वर्ग जो है वो बहुत अधिक है। इस कारण हम ये देखते हैं कि हिंदी विश्व की प्रमुख भाषा है और देश की संपर्क भाषा भी है। अब तक हमने जहां आधुनिक काल के संदर्भ में
अब तक जो चर्चा की गई उसको संक्षेप में जाना, वहीं भूमंडलीकरण की अवधारणा और उसके सरोकार, उसके मिथ और यथार्थ के संदर्भ में भी हमने देखा है। और साथ ही भूमंडलीकरण के क्षेत्र में जहां भाषाई साम्राज्यवाद का संकट है, वहीं हमने ये भी चर्चा की है कि हिंदी का विस्तार किस तरह से हो रहा है। अब हम अगले सत्र में जो है और अधिक इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। हमने पिछले सेशन में जो अब हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के संदर्भ में आधुनिक काल की पर विचार किया है। आधुनिक काल में जहां हमने ये देखा है कि 1947 से 1990 तक का जो दौर है वे आज़ादी का जो है दौर रहा है और इस दौरान विकास देश में हुआ है। इसे हम भूमंडलीकरण से पूर्व की जो है अवधि भी कह सकते हैं। हमने अपने व्याख्यान में भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी पर के विकास पर चर्चा थोड़ी आरंभ की थी। हम ये देखते हैं कि इस दौर में हिंदी का विकास एक विशेष अपनी अनुभूति और अभिव्यक्ति को लेकर चल रहा है। हिंदी भाषा को हम ये देखते हैं कि देश विदेश में उसका एक व्यापक परिदृश्य स्पष्ट रूप से है। विश्व में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली और समझी जाने वाली दूसरी या हम ये कह सकते हैं कि प्रमुख भाषा है। देश की तो यह संपर्क भाषा है ही। मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वाले जो है हमें 33.5 करोड़ लोग नज़र आते हैं। वहीं संपर्क भाषा के रूप में व्यवहार करने वालों को भी अगर इसमें शामिल कर लिया जाए तो यह संख्या बल जो है और अधिक हो जाएगा। विश्व के एक विशेष क्षेत्र की जो है विशाल क्षेत्र की ये भाषा है और 130 से अधिक देशों में भारतीय मूल के 150 करोड़ से ज़्यादा लोग इसको व्यवहार में लाते हैं। सिर्फ स्थिति यही नहीं है बल्कि हम ये भी देखते हैं कि विश्व के 150 विश्वविद्यालयों में PhD तक का हिंदी का अध्ययन अध्यापन कराया जाता है। अनेक देशों में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं आदि भी प्रकाशित हो रही हैं। दो एक का उल्लेख करते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे नॉर्वे से शांतिदूत और अप्रवासी टाइम्स निकलती है, इंग्लैंड से पूर्वाई और अमेरिका से सौरभ, विवेक आदि। वहीं हम ये भी देखते हैं कि कई देशों में हिंदी में रेडियो टेलीविज़न के कार्यक्रम भी बढ़ रहे हैं और व्यापार बढ़ाने में इसको एक सहायक के रूप में ही देखा जाता है, क्योंकि ये उपभोक्ता वर्ग की भाषा है और यह उपभोक्ता वर्ग अपने संख्या बल के आधार पर बहुत अधिक है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को आकार देने में संचार क्रांति की भी जो विशेष भूमिका रही है और हम ये देखते हैं कि भूमंडलीकृत बाजारवाद ने प्रौद्योगिकी को हिंदी से जोड़ने की स्थितियों को भी बढ़ावा दिया है। बाजार के दबाव के कारण अमेरिकी कंपनी ओरिएंटल कॉम को इंटरनेट पर हिंदी में मेल भेजने की तकनीक ईजाद करनी पड़ी थी। माइक्रोसॉफ्ट को अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हिंदी में काम करने की व्यवस्था को भी शामिल करना पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट हिंदी में पूरा ऑफिस सूट विकसित कर चुकी है। प्रौद्योगिकी संबंधी विकास के कारण हिंदी सीखना पहले की तुलना में अब सरल हो गया है।
कंप्यूटर साधित भाषा शिक्षण के लिए हमें लीला हिंदी प्रबोध, लीला हिंदी प्राज्ञ, लीला हिंदी प्रवीण जैसे सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हैं। भूमंडलीकरण के बाद हिंदी की जो पहुंच व्यापक हुई है, हम ये देखते हैं कि अन्य भाषा भाषी हिंदी का व्यवहार भी अब पहले की तुलना में ज़्यादा कर रहे हैं। अनेक विदेशी चैनल हिंदी में अपने कार्यक्रमों को प्रसारित करते हैं। अंग्रेज़ी के वेबस्टर और ऑक्सफोर्ड जैसे शब्दकोशों में आए दिन हिंदी के नए नए शब्द जुड़ रहे हैं और इस तरह से जो है उनके कोश संवर्धित हो रहे हैं। इसका एक ये भी कारण है कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है और देवनागरी लिपि अपने में वैज्ञानिक लिपि है। सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी तकनीकी विदों तक ने इसको स्वीकार किया है कि देवनागरी लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। और हम ये भी देखते हैं कि हिंदी भाषा अपने आप में लचीलापन लिए हुए है। इसमें विभिन्न बोलियों, देशी विदेशी भाषाओं के शब्दों को रचने पचने की क्षमता हमें साफ तौर पर नज़र आती है। और साथ ही हिंदी भाषा की अपनी एक ये विशेषता भी है कि उसमें नए शब्द का निर्माण कार्य भी बहुत सहजता से हो जाता है। विदेशी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता के बावजूद हिंदी अपनी प्रकृति को बचाए हुए है। और मुख्य बात हम ये कह सकते हैं कि हिंदी विभिन्न प्रकार के दबावों के बावजूद अपनी अस्मिता को प्रखर रूप से उभार कर सामने आ रही है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि भूमंडलीकरण के बीच हिंदरेजी या हिंग्लिश रूपी नया प्रयोग भी विकसित हो रहा है। इसे थोड़ा हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा का नकारात्मक पक्ष या उसका नकारात्मक विकास भी हमें कहीं ना कहीं नज़र आता है। इस आधार पर हिंदी के स्वरूप को विकृत होने से बचाना आज के समय की मांग भी है और इसे हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सच्चाई ये है कि हिंदी अपनी अंतर्निहित शक्ति और सामर्थ्य के बल पर और अधिक सशक्त होकर उभर रही है। हिंदी जिस तरह से सशक्त होकर उभर रही है वह हमें सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट जैसे माध्यमों में भी साफ तौर पर नज़र आती है। जब हम हिंदी की सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में बात करते हैं तो हमें विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग जो है नज़र आता है, जैसे मनोरंजन का क्षेत्र हो या फिर कलात्मक अभिव्यक्तियों को नई दिशा देने के संदर्भ में देखें तो हिंदी हमें वहाँ भी व्याप्त नज़र आती है। अब मनोरंजन की ही बात करें हम तो रेडियो, टेलीविज़न, एनिमेशन फिल्म, संगीत, साउंड इफ़ेक्ट्स, डबिंग, सबटाइटलिंग में हिंदी का व्यवहार खूब हो रहा है। वहीं साहित्य रूपी काव्य कला के अलावा हम ये भी देखते हैं कि स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला जैसी अन्य कलाओं में लिखित भाषा का जो है साधन के रूप में तो प्रयोग नहीं होता, पर सूचना प्रौद्योगिकी ने हम भाषा के जरिए कलात्मक अभिव्यक्तियों को भी नई दिशा दे दी है। और ये हमें जो दिशा साफ तौर पे नज़र आती है वो मल्टीमीडिया है। मल्टीमीडिया में हम ये देखते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन, एनिमेशन, साउंड, वीडियो, फोटो एडिटिंग, स्पेशल इफ़ेक्ट्स, वेब डिज़ाइनिंग, वर्चुअल रियलिटी, कंटेंट राइटिंग आदि विभिन्न तकनीकें शामिल हैं। इन सभी तकनीकों में भी हमें जहाँ पर देखते हैं कि भाषा का प्रयोग की जब भी आवश्यकता नज़र आती है तो हिंदी भाषा का व्यवहार भी साथ में ही नज़र आ जाता है। मल्टीमीडिया के जानकारों की फैशन जगत, मनोरंजन जगत, इंटीरियर डेकोरेशन, एनिमेशन, वेब डिज़ाइनिंग, गेमिंग आदि में बड़ी भारी मांग बनी हुई है। और हम ये भी देखते हैं कि शिक्षा प्रदान करने का जो है हिंदी सशक्त माध्यम है। भाषा शिक्षण में भी हिंदी का व्यवहार जो है खूब हो रहा है, क्योंकि अपनी भाषा से जुड़े या हम ये कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति के बिना हम सार्थक उपयोग जो है सूचना प्रौद्योगिकी का नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सूचना प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग हो रहा है वहाँ हमें हिंदी भाषा की उपस्थिति ही नहीं बल्कि अधिक से अधिक जो है व्यवहार भी नज़र आता है, चाहे वो लेखन हो या फिर संपादन। इस तरह के कामों में
हम सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, वहीं व्याकरण जांच, वर्तनी जांच में भी ये प्रौद्योगिकी हमें सहायक रहती है। इसके साथ ही इंटरनेट का अगर लाभ उठाना हो, यानी विश्व के आगार तक जो ज्ञान का आगार है इंटरनेट बना हुआ, उस तक पहुंचना हो तो वहाँ पर भी हमें हिंदी की उपस्थिति जो है मिलती है। और हम ये भी देखते हैं कि ईमेल, सीडी या फ्लॉपी के जरिए लिखित सामग्री को भेजने का कार्य भी हिंदी में संभव हो जाता है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि वाणिज्य व्यापार को बढ़ाने में हिंदी अपने में जो है सार्थक भाषा के रूप में सामने आती है। जैसे कि मैं पहले भी ये चर्चा की जा चुकी है कि हिंदी ज़्यादा उपभोक्ता वर्ग की भाषा है, इसलिए वाणिज्य व्यापार जो है अधिक से अधिक जो है हो पाना संभव होता है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि अनुवाद जैसे क्षेत्र में भी हिंदी भाषा का जो व्यवहार हो रहा है उसमें सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयास भी बहुत अधिक किए जा रहे हैं। इस तरह से हम देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमें हिंदी के कई जो है प्रयास मिलते हैं, और विशेष बात यह है कि ये प्रयास हमें सॉफ्टवेयर के रूप में भी मिलते हैं और फॉन्ट आदि के रूप में भी। जहाँ कंप्यूटर का प्रयोग हम सिर्फ शब्द संसाधन और डाटा प्रोसेसिंग यानी आंकड़ा संसाधन के लिए करते हैं, वहीं हम ये भी देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी हमें इनके अलावा भी अन्य कई कामों में सहायक सिद्ध होती है। शब्द संसाधन के स्तर पर हम हिंदी में देखें तो शब्दमाला, सुलेख, AFW, APS, सुलिपि, सुविंडो, लीप ऑफिस, आई लीप, श्रीलिपि, प्रकाशक, माध्यम, पीपल वेब राइटर, सारांश, अक्षरा XP जैसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। इनमें से कई सॉफ्टवेयरों में तो ऐसी भी सुविधा है कि जिसमें वर्तनी की जांच भी की जा सकती है, और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि वर्तनी जांच के लिए अलग से भी सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं। वहीं शब्द संसाधन के अलावा कंप्यूटर का जो विशेष तौर पे हम कहें प्रयोग किया जाता है वो आंकड़ों के संसाधन के लिए है। आंकड़ों के संसाधन के संदर्भ में भी हिंदी का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। जिस प्रणाली, वेब बेस, देव बेस, सुलिपि, सुविंडो जैसे सॉफ्टवेयर जो है आंकड़ा संसाधन के काम में सहायक होते हैं। शब्द संसाधन और आंकड़ा संसाधन जो है कंप्यूटर के मुख्य कार्य हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अनुप्रयोग उसके अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे वर्तनी जांच, व्याकरण जांच। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच जैसे प्रयास किए जाएं, सॉर्टिंग का काम है। उसके अलावा वर्णक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना जैसे प्रयास जो है, इनमें भी सूचना प्रौद्योगिकी को व्यवहार में लाया जाता है। जैसे हम बात करें कि कंप्यूटर साधित भाषा शिक्षण की ही, तो भाषा शिक्षण के क्षेत्र में हमें लीला हिंदी प्रबोध या लीला हिंदी प्रवीण और लीला हिंदी प्राज्ञ जैसे सॉफ्टवेयर मिलते हैं। वहीं टाइटलिंग सॉफ्टवेयर के रूप में लिप्स और सुलिपि जैसे सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हैं। शब्द संसाधन और आंकड़ा संसाधनों के अलावा हम ये भी देखते हैं कि DTP कार्य जो है, यानी मुद्रण से पूर्व का जो CRC निर्माण का जो कार्य किया जाता है, उसमें भी सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी हमें मिलते हैं हिंदी के संदर्भ में। जैसे शुरू में तो रोमन के वेंचुरा सॉफ्टवेयर पर आधारित जो है प्रकाशक वीनस जैसे DTP कार्यक्रम ही उपलब्ध थे। पेज मेकर और विंडो में भी DTP कार्य जो है संभव होता है। जैसे हम ये देखते हैं कि इंडिका, इज्म, एप्पल, विजन पब्लिशर प्रोफेशनल, सुविंडो, माइक्रोसेंस पत्रिका, अक्षर लेजर कंपोजर, आकृति, सुलेजर और विंकी जैसे सॉफ्टवेयर जो है DTP कार्य में हमें बहुत सहायक होते हैं। वहीं PC आधारित टेलेक्स प्रणाली के संदर्भ में देखें तो सुलिपि जैसा सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध है, और इसमें मल्टीमीडिया जैसी सुविधाएं भी हैं। और हम देखें तो व्यापार में जो लेखा कार्य के संदर्भ में भी हिंदी में सॉफ्टवेयर हमें मिलते हैं। फैक्ट जैसा सॉफ्टवेयर इसी प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें व्यापार लेखा का कार्य सुविधाजनक रहता है।
वहीं बैंक मित्र जैसे सॉफ्टवेयर के जरिए हम बैंक ग्राहक सेवा संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से कर पाते हैं। मैंने अभी संकेत के रूप में ये भी बताया था कि कंप्यूटर का या सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग वाक से पाठ और पाठ से वाक यानी स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच जैसे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पाठ से वाक के संदर्भ में हमारे सामने हिंदी भाषा का लिए जो है हिंदवाणी सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। वहीं स्पीच टू टेक्स्ट का जो है श्रुत लेखन जो है राजभाषा का कार्य हम सॉफ्टवेयर हम देखते हैं, जो हिंदी का मूलतः डिक्टेशन सॉफ्टवेयर भी है। और इसका हम ये भी देखते हैं कि आगे इसका मशीनी अनुवाद के संदर्भ में भी प्रयोग संभव है। मशीनी अनुवाद अर्थात कंप्यूटर के जरिए किया जाने वाला अनुवाद है। इसमें हमें जहां मंत्र राजभाषा, आंग्ल भारती और अनुभारती प्रौद्योगिकी, अनुसारक, अनुवादक, यूनिवर्सल नेटवर्किंग लैंग्वेज, शिवा शक्ति और गूगल जैसे जो है ऑनलाइन ट्रांसलेशन टूल्स भी सॉफ्टवेयर के रूप में हमें हम ये कह सकते हैं ऑनलाइन सुविधा इसमें गूगल में है। वहीं अन्य सब जो है सॉफ्टवेयर के रूप में उपलब्ध है, चाहे वो वर्क स्टेशन के रूप में काम कर रहे हो या स्वतंत्र सॉफ्टवेयर के रूप में या फिर ऑनलाइन या स्टैंड अलोन जैसी सुविधाओं के रूप में। वहीं हम ये भी देखते हैं कि हिंदी भाषा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों का मिला जुला या सामासिक प्रयोग भी संभव हो रहा है। जैसे वाचांतर राजभाषा स्पीच टू टेक्स्ट के लिए है, वहीं जो टेक्स्ट को कंप्यूटर ग्रहण कर लेता है उस पाठ का जो अंग्रेजी पाठ है उसका हिंदी में लिप्यंतरण करता है और उस लिप्यंतरित पाठ को मंत्र राजभाषा कंप्यूटर अनुवाद प्रणाली के सहयोग से अनुवाद भी कर देता है। तो ये विभिन्न प्रकार के कार्य जो है हिंदी में जो संभव होते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न उपादानों के रूप में। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के साथ साथ हमें फॉन्ट्स के रूप में भी विभिन्न प्रकार के सूचना प्रौद्योगिकी उपादान उपलब्ध हैं। सॉफ्टवेयर में फॉन्ट साथ में रहता है, जबकि स्वतंत्र रूप से भी फॉन्ट बहुत से उपलब्ध हैं। इनमें से कई तो निःशुल्क उपलब्ध हैं और इन्हें ऑनलाइन भी हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। फॉन्ट्स के रूप में हम देखते हैं जैसे शिवा, नारद, चाणक्य, रावण, अर्जुन, आगरा, अंकित, माया, पंकज, हेमंत, कणिका, कृष्ण, ऋचा, कृतिदेव, नई दिल्ली, अजय, चंदा, सुलभ, प्रतीक्षा, सरोज, विमल आदि। इस तरह से फॉन्ट्स भी बहुत अधिक हमें मिलते हैं, पर दोनों में सॉफ्टवेयर के रूप में जो फॉन्ट जो है डाले जा रहे हैं उसमें जो यानी कि सॉफ्टवेयर का अंग के रूप में जो है फॉन्ट और अलग से मिलने वाले फॉन्ट में थोड़ा बहुत अंतर रहता है। सॉफ्टवेयर के साथ जो फॉन्ट उपलब्ध होते हैं वे एक तरह से थोड़े सेंसिटिव होते हैं और उसमें स्वतः संशोधन जैसी जो है सुविधाएं आपको ज़्यादा मिलती हैं, जबकि फॉन्ट जो स्वतंत्र फॉन्ट है उनमें कुछ टाइपिंग को लेकर कुछ एक जो है दिक्कत रहती है। और इन सब में एक ये समस्या जो हमारे सामने नज़र आती है वो है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम टेक्स्ट को ले जाते हैं तो वहाँ हमें कंप्यूटर जो है गार्बेज शो करेगा अगर उस ऑपरेटिंग सिस्टम में वह फॉन्ट उपलब्ध नहीं है। और अगर उपलब्ध हो भी तब भी ऑपरेटिंग सिस्टम की एडवांसमेंट के हिसाब से हम ये देखते हैं कि फॉन्ट्स में भी थोड़ा जो है गार्बेज या कुछ एक जो है फॉन्ट बदल जाते हैं। ये सभी जिन फॉन्ट्स आदि की जो बात की ये TTF फॉन्ट कहलाते हैं, ट्रू टाइप फॉन्ट्स। इस तरह की समस्या को देखते हुए वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो यूनिकोड फॉन्ट जो है वो तैयार किए गए। यूनिकोड का अर्थ है यूनिवर्सल कोडिंग, अर्थात इस तरह की कोडिंग व्यवस्था करना कि विश्व के सभी प्रकार के फॉन्ट जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकें। यह सुविधा उस स्थिति में संभव हो पाती है जब उस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिकोड फॉन्ट जो है वो कंपैटिबल हो।
इस तरह से हम ये देखें कि एक यूनिकोड फॉन्ट में जो सामग्री टाइप की हुई है उसको किसी भी यूनिकोड कंपैटिबल ऑपरेटिंग सिस्टम में जब ले जाएंगे तो वहाँ पर टेक्स्ट जो है रीडेबल होगा, यानी वह पठनीय तो होगा, उसमें आप संशोधन संपादन तो नहीं कर सकेंगे, अर्थात वो एडिटेबल तो नहीं होगा, पर आप उसको सुविधा से पढ़ सकते हैं। इसका ये फायदा रहता है कि देश के ही नहीं विदेशों में भी, किसी भी कोने में, विश्व के कहीं भी भूभाग में अगर आप बैठे हैं और वहाँ पर इंटरनेट जैसी सुविधा है और आपने कोई डाटा भेजा है यूनिकोड फॉन्ट में, तो वहाँ वह व्यक्ति जो है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर, अपने पीसी पर उसका स्पष्ट रूप से वाचन पठन जो है कर सकता है। यूनिकोड को इस तरह से हम देखते हैं कि एक हम ये कह सकते हैं कि विश्व के जो है भाषाई स्तर पर एक ऐसा मंच सिद्ध हो रहा है जिसमें भाषाई लिपिगत जो है भिन्नताएं जो है उनसे पार पाया जा सकता है, और तकनीकी स्तर पे जो है हमें काफ़ी ये सुविधाजनक भी रहता है। यूनिकोड जैसे फॉन्ट के जरिए जो है इंटरनेट पर भी काफ़ी अधिक वेबसाइट्स जो है विकसित की जा रही हैं। और अगर हम हिंदी के ही संदर्भ में देखें तो www.web.com, www.bharatmail.com, www.mailjoल.com, www.cdac India जैसे प्रयास है, वहीं ई वार्ता, वेब खोज जैसे भी प्रौद्योगिकी आयाम जो है इंटरनेट के जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि मीडिया के स्तर पर भी जितनी ही भाषाएं जो समाचार पत्र पत्रिकाएं जो हैं मिल रहे हैं, जो नेट पर उपलब्ध हैं, उन्होंने हिंदी के संदर्भ में भी विशेष प्रगति की है, और भारत के सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की वेबसाइट्स आदि पर भी हम ये कह सकते हैं कि हिंदी की वेबसाइट्स जो हैं उपलब्ध है, जिनमें आपको हिंदी के माध्यम के जरिए जो है जानकारी मिल सकती है। वहीं हम ये देखते हैं, अगर इंटरनेट के ही संदर्भ में उसके ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो विश्व की प्रथम हिंदी वेबसाइट जो है विकसित करने का जो श्रेय वेब दुनिया को जाता है। वेब दुनिया ने नई दुनिया.com के नाम से हिंदी वेबसाइट तैयार की थी। इसके अलावा वेब दुनिया ने प्रथम बहुभाषी ईमेल सेवा ई पत्र और विश्व के प्रथम हिंदी पोर्टल webdunia.com के जरिए इंटरनेट पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का शंखनाद किया था। वेब दुनिया ने जहां इंटरनेट पर हिंदी को एक सुदृढ़ मंच प्रदान किया, वहीं तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि कई भारतीय भाषाओं के पोर्टलों को भी विकसित किया। हिंदी विकिपीडिया हिंदी का प्रथम नेट विश्वकोश है। इसकी विकी बुक्स, मेटाविटी, विकी सोर्स जैसी अंतर शाखाएं ज्ञान के भंडार को और अधिक समृद्ध कर रही हैं। इंटरनेट पर हिंदी में गप गोष्ठी यानी चैटिंग करने के लिए ई वार्ता जैसे कार्यक्रम भी मिल रहे हैं। गूगल ट्रांसलेट और मंत्र राजभाषा जैसी ऑनलाइन सुविधा जो है अनुवाद के संदर्भ में, वह भी आज हमें इंटरनेट पर उपलब्ध है। आज हिंदी वेब सर्च इंजनों की सुविधाएं भी विकसित हो चुकी हैं। सर्च इंजन का उपयोग जो है इंटरनेट सुविधा का सही और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। ये सर्च इंजन ऐसा प्लेटफॉर्म सिद्ध होते हैं जिनकी सहायता से इंटरनेट पर उपलब्ध हर सुविधा और जानकारी का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। वेब दुनिया ने विश्व का प्रथम हिंदी सर्च इंजन वेब खोज के नाम से शुरू किया था। वहीं तमिल का थेडुमम नामक विश्व का पहला तमिल सर्च इंजन शुरू करने का श्रेय भी वेब दुनिया को ही जाता है। आज इंटरनेट पर हिंदी के हिंदी सेवी, हिंदी युग्म, गुरुजी जैसे कई ब्लॉग्स हैं जिनके जरिए विविध विषयों की जानकारी हिंदी में मिलनी आरंभ हो चुकी है, संभव हो पाई है। आज भारत में अनेक वेब सर्च इंजन तक विकसित हो चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार हिंदी में लगभग 12,000 से ज़्यादा ब्लॉग्स, 1,000 से ज़्यादा वेबसाइट, 50,000 से ज़्यादा विकी पेज और 12 लाख से ज़्यादा पृष्ठ इंटरनेट पर लिखे जा चुके हैं। विशेष बात यह भी है कि इस संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। इस तरह देखा जाए तो इंटरनेट पर हिंदी न केवल तीव्र गति से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, बल्कि लगातार विस्तार भी पा रही है। निसंदेह इंटरनेट पर हम ये कह सकते हैं कि हिंदी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है।
वस्तुतः इंटरनेट पर हिंदी के विकास के इस भाषाई स्थानीयकरण ने हिंदी जगत में ई क्रांति ला दी है। आम भारतीय को इसकी भाषा में आम भारतीय जो हैं उनको उन्हीं की भाषा में ज्ञान का आगार उपलब्ध करा के उसके जीवन कार्यक्षेत्र और क्रियाशीलता में यह ई क्रांति संभव हो पाई है। इस प्रौद्योगिकी विकास से भी हिंदी भाषा समृद्ध और संपन्न हुई है। वस्तुतः इंटरनेट पर हिंदी में उपलब्ध ज्ञान और जानकारी से अपने ज्ञान आधार का विस्तार करते हुए इंटरनेट का सार्थक उपयोग कर पाना संभव हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति ने इस धारणा को निर्मूल सिद्ध कर दिया है कि इसके विकास में हिंदी पिछड़कर रह जाएगी। आज सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कमोबेश सभी आधुनिक उपकरण और सॉफ्टवेयर हिंदी में काम करने के लिए उपलब्ध हैं। गुणवत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो आधुनिक उपकरणों और सॉफ्टवेयरों के माध्यम से हिंदी के प्रयोग क्षेत्र का दायरा जो है पहले की अपेक्षा विस्तृत हुआ है। कंप्यूटर के क्षेत्र में हिंदी के बढ़ते चरणों से सर्वथा अनभिज्ञ अंग्रेजी भक्तों के लिए यह मोहभंग का विषय है कि भारतीय जनजीवन में कंप्यूटर के बढ़ते प्रचार प्रसार के साथ साथ हिंदी के विकास की वर्तमान स्थिति यह दर्शाती है कि हिंदी में कंप्यूटरीकरण बढ़ गया है, बढ़ रहा है। वस्तुतः प्रौद्योगिकी के स्तर पर हिंदी समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है और इसे चरम उत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए सक्रिय व्यक्तिगत, संस्थागत और सरकारी प्रयास जो है सराहनीय कहे जा सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में कंप्यूटर में और इंटरनेट में हिंदी का प्रयोग जो है बड़ा है और इसकी विशेष बात यह है कि ये सब तब संभव हो रहा है क्योंकि देवनागरी लिपि में ये भाषा लिखी जाती है और देवनागरी लिपि के संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है। हम ये भी देखते हैं कि देवनागरी लिपि में जो है यांत्रिक अनुप्रयोग जो है बहुत संभव है, अच्छी तरह से है। रोमन हालांकि सरल लगता है पर उसमें मुद्रण और कंपोजिंग में जो है भले ही कह दिया जाता है कि देवनागरी लिपि जो है जटिल है, पर इस जटिलता का मूल कारण यंत्रों का हम ये कह सकते हैं कि लिपि के अनुकूल जो है विकास ना हो पाना है। हमें आज ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर और के संदर्भ में अपने भाषा के मानकीकरण के प्रयास करने की आवश्यकता है और भाषा के संदर्भ में कंप्यूटर जैसी तकनीकी या सूचना प्रौद्योगिकी उपादानों को भी विकसित करने की आवश्यकता है। जैसे हम ये देखते हैं कि वर्णक्रम के स्तर पर, वर्णाकृति के स्तर पर जो है हमें थोड़ा जो है भाषाई में हम ये कह सकते हैं कि मानकीकरण के प्रयास करने होंगे ताकि तकनीकी दृष्टि से जो है ये फॉन्ट्स के रूप में जो है विकास करने में हमें उपयोगी रहे। वहीं हम ये भी देखते हैं कि कंप्यूटर को भी जो है भाषा के संदर्भ में उसमें फॉन्ट जैसी सुविधा के लिए जो है ये कह सकते हैं कि तकनीकी रूप से उसे तैयार करने के लिए एक विशेष प्रकार के सार्थक प्रयास करने होंगे, तभी हम हिंदी भाषा और जो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हमारी जो हिंदी भाषा है उसका अधिकतम और इष्टतम जो है उपयोग कर सकेंगे। मैं अब जो है संक्षेप में अंत में यही कहना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के संदर्भ में जहाँ हमने ये देखा कि भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी किस तरह से विकसित हो रही है और ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी जैसा जो विकास हमारे सामने हुआ है वहाँ पर हिंदी कैसे धीरे धीरे छा रही है, अपने जो है सिर्फ अपनी उपस्थिति को ही नहीं बना रही है बल्कि उस अपने व्यवहार क्षेत्र को भी विस्तृत करती जा रही है। तो ऐसे में हमें यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि हिंदी प्रौद्योगिकी के समर्थ जो है प्रौद्योगिकी समर्थ है, उसके अनुकूल है, उसके कंपेटेबल है। सिर्फ इस दिशा में और अधिक सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है।
जी, इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर हरीश कुमार सेठी को, जिस तरह से उन्होंने बताया कि किस प्रकार हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो रहा है प्रौद्योगिकीकरण के माध्यम से। हम कह सकते हैं कि हमारी ये भाषा ग्लोबलाइज्ड हो रही है, इसका वैश्विकीकरण हो रहा है। मित्रों, अगर आप अपने किसी भी प्रकार के सुझाव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं या फिर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है info.cc@nic.in। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आपसे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।